हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टडी लवर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जेनेटिक्स के पूरे 100 एमसीक्यू देखने वाले हैं। जेनेटिक्स से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं एक ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यह वीडियो हमारा हिंदी माध्यम में होगा और इसमें हम जेनेटिक्स के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी टीजीटी, पीजीटी बायोलॉजी और उत्तराखंड के एलटी साइंस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं बिना टाइम गंवाए। हमें पूरे 100 एमसीक्यू डिस्कस करने हैं तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। आनुवंशिकी वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आनुवंशिकी में हम अध्ययन करते हैं वंशागति एवं विभिन्नता का। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो आनुवंशिकी का पिता किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। आनुवंशिकता के नियमों के अध्ययन को लागू किया। किसने लागू किया? डार्विन ने, ह्यूगो डी व्रीज ने, लैमार्क ने या मेंडल ने? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेंडल ने। अगला प्रश्न, एक वर्णांध पढ़ लीजिए या रंगांध पढ़ लीजिए। पुरुष का विवाह एक मतलब कलर ब्लाइंड, ठीक है, रंगांध पुरुष की सामान्य पुत्री से हो जाता है। बताइए इस दंपत्ति की संतानें कैसी होंगी? देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुत्रों में से आधे वर्णांध होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुगुणित यूपॉलिप्लॉइडी में एक गुणित हैप्लॉइड संख्या का गुणन होता है, गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन होता है, जीन्स में स्थिति में परिवर्तन होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। तो आगे प्रश्नों के मैं केवल सही उत्तर आपको बताते चलूँगा। आप प्रैक्टिस के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला प्रश्न है कोलचासिन। देखिए कोलचासिन निम्न में से कौन सा प्रभाव डालता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या करता है? मध्य पटलिका के बनने में अवरोधक होता है। मध्य पटलिका यानी जिसको हम मिडिल लेमेला कहते हैं, तो मिडिल लेमेला के बनने में अवरोधक होता है। ये क्या है? सेल वॉल का पार्ट होता है, प्लाज्मा लेमा का। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल पश कोशिकाओं में से पहली बार किसने अलग किया? तो सही आंसर हो जाएगा एफ मिसर ने क्या किया? न्यूक्लिक अम्ल को पश कोशिकाओं से पहली बार अलग किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए टेम्पलेट में आरएनए का निर्माण किस प्रकीर्णों द्वारा उत्प्रेरित होता है? ऑप्शन देख सकते हैं और सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा डीएनए टेम्पलेट में आरएनए का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एंजाइम द्वारा आरएनए डीएनए बना सकती है? ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसके द्वारा आरएनए डीएनए बनाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगला प्रश्न देखते हैं। गुणसूत्रों पर अपनी स्थिति बदलते रहने वाले तनित जीन्स को क्या कहते हैं? तो इन जो तनित जीन्स होते हैं गुणसूत्रों पर जो अपनी स्थिति बदलते रहते हैं उनको हम जंपिंग जीन कहते हैं। कूदते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसीलिए इनका नाम जंपिंग जीन बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारे पास है, रंग वर्णांध पुत्री उत्पन्न हो सकती है तब कब उत्पन्न हो सकती है? तो सही उत्तर हो जाएगा अगर माता वाहक हो, मदर कैरियर हो और पिता क्या हो? कलर ब्लाइंड हो, तब क्या हो सकता है? रंग वर्णांध पुत्री उत्पन्न हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में विनिमय 4 सूत्रीय अवस्था में होता है, यह प्रेक्षण द्वारा सिद्ध होता है। यह कौन से प्रेक्षण द्वारा सिद्ध होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकतर अर्धसूत्री विभाजन से बने 2 युग्मक पुनर्संयोजक होते हैं यानी रिकॉम्बिनेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटाबुलेरिया का उपयोग एक प्रयोगात्मक जीव की तरह यह सिद्ध करने के लिए किया गया था कि? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीव के लक्षण कोशिका के केंद्रक द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। यह सिद्ध करने के लिए एसिटाबुलेरिया का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के नियम केवल तब आरोपित होते हैं जब? देखिए मेंडल के नियम कब आरोपित होंगे?
तो मेंडल के नियम कब आरोपित होंगे? जब दोनों पेरेंट्स आपके क्या होंगे? प्योर ब्रीड के होंगे, शुद्ध ब्रीडिंग में होते हैं, तो मेंडल के नियम आरोपित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विसंकर क्रॉस। देखिए द्विसंकर क्रॉस ए बी बी ये लक्षण है, ये प्योर के लक्षण है, ठीक है। और देखिए AABB में F2PD में जीनोटाइप, कुल मिलाकर ये बोल रहा है कि F2PD में जो जीनोटाइप आया वो आपका ये आया। अब ये बोल रहा है AABB किस अनुपात में होंगे, किस अनुपात में होंगे जब दोनों को क्रॉस करवाया जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या होंगे? 1:2:2:1 में होंगे, क्योंकि द्विसंकर क्रॉस की यहाँ पर बात की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, यदि एक द्विसंकर संकरण में मेंडल दो ऐसे लक्षण प्रयोग करते जो संलग्न हो, तब किस नियम का परिणाम बताना कठिन हो जाता? तो क्या कह रहा है कि अगर मेंडल क्या करते, द्विसंकर संकरण में ऐसे लक्षण प्रयोग करते जो संलग्नी हो, यानी लिंक्ड हो या लिंकेज हो, तो किस नियम का परिणाम बताना कठिन होता? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं, दो संलग्न जीन्स के बीच होने वाले क्रॉसिंग ओवर विनिमय की प्रतिशतता को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्र पर जीन्स की सापेक्षिक स्थिति को बताता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब जनक पीढ़ी के किसी भी जनक पौधे का प्रथम संतानीय पीढ़ी के पौधे के साथ संकरण कराया जाता है तो उसे कहते हैं, देखिए तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं प्रतीप क्रॉस या संकर पूर्वज क्रॉस। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विसंकर क्रॉस फिनोटाइप को 9:3:3:1 के अनुपात में प्रस्तुत करता है, क्योंकि तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रभाविता और स्वतंत्र अव्यूहन संयुक्त प्रभाव रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। तो पटाउ सिंड्रोम के बारे में बोल रहा है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के आगे इनमें गुणसूत्रों की संख्या दी गई है 47, 45 और ये दिखाया गया है कि 44 तो ऑटोसोम्स होते हैं और ये वाला क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है। अगला देखिए, डाउन सिंड्रोम के ऑप्शन दे रखे हैं 47, टर्नर सिंड्रोम के 47। तो सही उत्तर इनमें से आपको मैच करना है और वो चुनना है। मैं आपको सही आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस के लिए PDF ज़रूर डाउनलोड करें, वहाँ से आप लोग खुद अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यदि घुंघराले बालों वाले व्यक्ति का विवाह सीधे बालों वाली स्त्री से होता है और यदि उनके 8 बच्चे हुए तो बच्चों में घुंघराले बाल व सीधे बाल किस अनुपात में होंगे? देखिए अगर ऐसी स्थिति होती है कि घुंघराले बाल वाले व्यक्ति का विवाह सीधे बालों वाली लड़की से हो जाता है, तो और अगर उनके 8 बच्चे हो गए तो उनमें से कितने घुंघराले बाल वाले होंगे और कितने सीधे बाल वाले होंगे, ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3:1, 3:1 में होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाइब्रिडोमा शिल्प विज्ञान विकसित किया किसने किया? हाइब्रिडोमा शिल्प विज्ञान किसने विकसित किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बियोलियो या मिल्स्टाइन ने 1982 में। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव में संतान का लिंग निर्धारण होता है। देखिए मानव में संतान का लिंग निर्धारण किससे होता है? माँ के लिंग गुणसूत्र से, पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सही आंसर क्या हो जाएगा? पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो क्या होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं ना, तो 44 + XY अगर XY जुड़े, मतलब क्योंकि केवल जो पिता होता है उसी में XY होता है, मदर में तो क्या होता है? XX होता है। तो जब ऐसी कंडीशन बने कि X के साथ Y जुड़े, पिता का Y क्रोमोसोम प्रतिभाग करे, तो उस टाइम क्या होगा? लड़का होगा, नहीं तो लड़की होती है। तो लिंग का जो निर्धारण होता है वो पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका में किसी प्रोटीन का संश्लेषण निर्धारित होता है? कोशिका में किसी प्रोटीन का संश्लेषण निर्धारित होता है, किससे होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, DNA के न्यूक्लियोटाइडों के
क्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुणसूत्री भागों के आदान प्रदान की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है इनमें से? तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? विनिमय, जिसको हम जीन विनिमय भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, F1 पीढ़ी का पौधा जिसका जीनोटाइप AABBCC है के स्वपरागण से प्राप्त F2 पीढ़ी का अनुपात क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर A 3:1। नेक्स्ट है, यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से किया जाता है तब रोग के दृष्टिकोण से उनकी संतानें होंगी, कैसी होंगी? ऑप्शन देख सकते हैं और मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी, सभी पुत्र एवं पुत्रियाँ सामान्य होंगे, परंतु पुत्रियाँ क्या हो जाएंगी? कैरियर हो जाएंगी, वाहक हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 28, एमनियोसेंटोसिस। एमनियोसेंटोसिस के द्वारा भ्रूण कोशिकाओं का संवर्धन किया जा सकता है और भ्रूण की अनेक व्याधियां के संसूचन के परीक्षण किए जा सकते हैं, इनमें से किससे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी विधियां, गुणसूत्र प्रारूप भी, एंजाइम उत्पादन द्वारा, DNA विश्लेषण द्वारा, तो ये सभी विधियों के द्वारा किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारे पास है, लैंप ब्रश गुणसूत्र विशेष प्रकार के गुणसूत्र होते हैं जो पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? तो सही आंसर है इसका डिप्टेरा की लार ग्रंथियों में लैंप ब्रश गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह सिद्धांत जिसमें एक्स गुणसूत्रों की संख्या और ऑटोसोमों के पूर्ण समुच्चय की संख्या के अनुपात से लिंग निर्धारित होता है, क्या कहलाता है? तो सही उत्तर जो इस क्वेश्चन का है वो है ऑप्शन नंबर बी, लिंग निर्धारण का जीनी समन्वय सिद्धांत इसको हम कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि मटर के संकर लाल पुष्पों के पौधों को शुद्ध पौधों के जनकों के साथ क्रॉस कराया जाए तो संतानों में क्या होगा? संतानों में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 50% जो है लाल और 50% वाइट पुष्पों वाले पौधे होंगे। नेक्स्ट है, मनुष्यों में रक्त समूह के वंशागत लक्षण दर्शाते हैं, रक्त समूह के वंशागत लक्षण दर्शाते हैं। तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुलक्षणों को, ये मल्टीपल कैरेक्टर दर्शाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, मानव में पाई जाने वाली एक अपसामान्यता जिसे टर्नर संलक्षण, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें प्रभावित व्यक्ति समलक्षणी रूप से मादा होते हैं परंतु उनके जननांग व स्तन अल्पवर्धित होते हैं, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, पुरुषों में होने वाली एक अपसामान्यता, मतलब एक तरह का कमी या डिसेबिलिटी, जिसमें विषण के ठीक परिवर्धन न होने के कारण वे सदैव बांझ होते हैं क्योंकि उनमें एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है। तो एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र जो बनता है वो किस में बनता है? वो बनता है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र बनता है जिसके कारण पुरुषों में क्या होता है, जो आपका विषण होता है उसका परिवर्धन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है और वो बांझ होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन RNA स्प्लिसिंग के बाद एक्सॉन टुकड़ों को जोड़ता है? कौन जोड़ता है निम्न में से? तो इसका जो सही आंसर है वो है RNA लाइगेज। अगला प्रश्न देखते हैं, एक गैमीट में होता है, गैमीट्स बनाते हैं ना हम, जब क्रॉस करते हैं तो गैमीट्स बनाते हैं, पेरेंट सेल होती है तो उसके हम पहले गैमीट्स बनाते हैं, तो एक युग्मक भाग लेता है, तो एक युग्म विकल्पी भाग लेता है, तो एक गैमीट्स में क्या होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक जीन एक युग्म विकल्पी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम स्तनधारी क्लोन डॉली को बनाया था? देखिए किसने बनाया था प्रथम स्तनधारी क्लोन डॉली को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो यही बनता है यहाँ से कि प्रथम स्तनधारी क्लोन का नाम क्या है, तो डॉली है। डॉली एक तरह की भेड़ थी और सही आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयन बिलमट ने बनाया था
प्रथम स्तनधारी क्लोन डॉली को। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव में त्वचा के रंग की आनुवंशिकता है, मोनोजेनिक है, पॉलीजेनिक है, लिंग संलग्न है या बहुविकल्पी है। तो सही आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी, पॉलीजेनिक। मानव में त्वचा रंग की जो आनुवंशिकता है वो कैसी है, पॉलीजेनिक है। नेक्स्ट है, 21वें गुणसूत्र की एकादि सूत्रता मनुष्यों में उत्पन्न करती है। जो 21वें गुणसूत्रों की एकादि मतलब एक अधिक गुणसूत्र अगर जुड़ जाता है 21वें के साथ में तो वो क्या उत्पन्न करेगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या एक प्लस हो जाती है, तो 47। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40। फिर से आपको क्या करना है, कौन इनमें से ये बताना है कौन सा सही मेल है। तो सही मेल जो है वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, 20 मतलब 21वें गुणसूत्र से संबंधित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निकट भूत में क्वेश्चन नंबर 41, निकट भूत में मानव गुणसूत्रों का अध्ययन एक ऐसी तकनीक द्वारा किया गया है जिसमें विशेष रंजक का प्रयोग करते हैं जो बहुधा प्रतिदीप्तिकारी होती है, इसे कहते हैं। देखिए, एक नई तकनीकी का यूज निकट समय में किया जा रहा है, तो वो तकनीकी क्या है, उसको हम बोलते हैं बेडिंग टेक्नोलॉजी, बेडिंग तकनीकी। नेक्स्ट है, गुणसूत्र केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना होते हैं, इसका वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए, तो गुणसूत्र एक धागे लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन इसका वर्णन किसने किया था, तो इसका वर्णन किया था स्ट्रॉसबर्गर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र की जीनी सूचना को एक कोशिका पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य प्रतिपादित होता है, किसके द्वारा प्रतिपादित होता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए के द्वारा क्या होता है, गुणसूत्र की जीनी सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाने का कार्य डीएनए द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जीन नियंत्रण का ऑपरेशन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। ऑपेरॉन मॉडल होगा ये, तो किसने प्रस्तुत किया था, तो जीन नियंत्रण का जो ऑपेरॉन मॉडल प्रस्तुत किया था वो किसने, जैकब तथा मोनार्ड ने। ऑपरेशन नहीं है, ये ऑपेरॉन है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल को किसका जनक कहा जाता है, तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, आनुवंशिकी का। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सूत्री विभाजन का लक्षण नहीं है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, किसी में भी सूत्री विभाजन का लक्षण कोई भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अपूर्ण प्रभाविता पाई जाती है। अपूर्ण प्रभाविता किस में पाई जाती है, तो जो एक प्लांट होता है एंटेराइनम मेजस, इसमें आपकी अपूर्ण प्रभाविता पाई जाती है। तो अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण हो गया एंटेराइनम मेजस। नेक्स्ट है, गुणसूत्र बाह्य आनुवंशिक पदार्थ जीवाणु होता है। वो गुणसूत्र जिसका बाह्य आनुवंशिक पदार्थ जीवाणु होता है, किसमें, प्लाज्मिड में, माइक्रोसोम में, राइबोसोम में या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा किसमें, प्लाज्मिड में क्या होता है, एक जीवाणु आनुवंशिक पदार्थ का काम करेगा। नेक्स्ट है, स्थानांतरण प्रक्रिया में जिसमें डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए के टेम्पलेट पर। देखिए, मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ, स्थानांतरण प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है आरएनए के संदेश पर या मैसेंजर आरएनए पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुलेखन के लिए कौन से प्रकीर्ण जिम्मेदार है। अनुलेखन के लिए मतलब इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या जिम्मेदार होता है, पता ही है, आरएनए पॉलीमरेज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संरचनात्मक जीन्स के कार्य का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा होता है इनमें से। तो संरचनात्मक जीन का जो जीन्स के कार्य का नियंत्रण जो करता है वो करता है ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एक उत्परिवर्तित सूक्ष्म जीवी जो अपनी वृद्धि के लिए आवश्यक किसी पदार्थ का संश्लेषण न कर सकता हो परंतु पदार्थ बाहर से माध्यम में दिए जाने पर वृद्धि की क्षमता रखता हो, कहलाता है, क्या कहलाएगा ऐसा जो सूक्ष्म जीवी होगा वो कहलाता है
असर्व संश्लेषी क्या कहलाता है? असर्व संश्लेषी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपेरॉन मॉडल सर्वप्रथम किसने व्याख्यायित किया था? ऑपेरॉन मॉडल सर्वप्रथम किसने व्याख्यायित किया था? तो अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं ऑपेरॉन मॉडल के बारे में, तो जैकब एवं मोनार्ड ने किया था। तो ये इनके पूरे नाम दिए गए यहाँ पर, फ्रैंकाई जैकब एवं जैकस मोनार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, आनुवांशिक इंजीनियरिंग संभव है? आनुवांशिक इंजीनियरिंग संभव है। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जीवाणुओं से विशिष्ट रूप से प्राप्त रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस का प्रयोगशाला में उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, देखिए इनमें से क्या है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ये क्या करता है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए को 2 अणुओं में तोड़ने में सहायक होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। ये क्या है, एक एंजाइम है, ये ध्यान रखना, ये क्या है, एंजाइम है जो क्या करता है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए को 2 अणुओं में तोड़ने में सहायता करता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतः बिंदु उत्परिवर्तन, देखिए पॉइंट म्यूटेशन होता है ना, तो उसमें एक होता है स्वतः बिंदु उत्परिवर्तन, किस क्षारक के कारण होता है? कौन से क्षारक के कारण होगा? तो सही आंसर है इसका 5 मिथाइल साइटोसिन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन एक ऐसे पौधे को लेकर किया होता जिसमें 14 के बजाय 12 गुणसूत्र होते, तो किस प्रकार की उनकी व्याख्या वर्तमान संख्या में भिन्न होती? तो हमने पढ़ा है ना कि मेंडल ने जो मटर का यूज़ किया था उसमें क्या था, 14 क्रोमोसोम थे, तो 14 लक्षणों के साथ उन्होंने क्रॉस करवाते गए, तो उनके लिए सुविधा हुई, मटर का पौधा सबसे अच्छा था उनके लिए। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। फिर क्या होता, स्वतंत्र अव्यूहन के नियम की खोज नहीं कर पाते अगर 12 गुणसूत्र वाला कोई पौधा वो अपनी रिसर्च में प्रयोग करते। अगला है, वे जीन समूह जो रचनात्मक जीन्स की अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन क्रिया को प्रारंभ अथवा निष्क्रिय कर देते हैं कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपरेटर जीन्स। उनको क्या कहते हैं हम, ऑपरेटर जीन्स। वो क्या करते हैं, संरचनात्मक जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन क्रिया को प्रारंभ भी कर सकते हैं और निष्क्रिय भी कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑपरेटर जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग के प्रयोगों में निम्नलिखित में से कौन से बैक्टीरिया बहुत अधिक उपयोगी होते हैं? आनुवांशिक इंजीनियरिंग के प्रयोगों में कौन से बैक्टीरिया बहुत अधिक उपयोगी होते हैं? तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग के प्रयोगों में जो अधिक उपयोगी बैक्टीरिया हैं वो हैं आपके एस्चेरिचिया तथा एग्रोबैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कार्य करती है केवल, जेनेटिक ड्रिफ्ट कार्य करती है केवल किस में कार्य करती है? तो जेनेटिक जो ड्रिफ्ट कार्य करती है वो आपका हमेशा छोटी जनसंख्या में कार्य करती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला हमारे पास है, ट्रांसजेनिक प्राणी की सही परिभाषा क्या होगी? देखिए ट्रांसजेनिक प्राणी होते हैं ना, तो उनकी सही परिभाषा क्या होगी? तो ट्रांसजेनिक प्राणी की जो सही परिभाषा है वो है ऐसा प्राणी जिसकी समस्त कोशिकाओं में बाहरी डीएनए आ गया है, मतलब बाहर से डीएनए आ गया है, क्योंकि उसके वयस्कपन में कुछ कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए का इंजेक्शन दिया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक प्राणी। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित होता है, अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल जब नर के X गुणसूत्र पर पाया जाता है तब क्या होता है, अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित होता है। अगला प्रश्न देखिए, टेट्रिकम एस्टाइवम, टेट्रिकम एस्टाइवम पता है ना, ये गेहूँ है ना, भारत में जो सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली गेहूँ की फसल है वो टेट्रिकम एस्टाइवम है। इसकी बहुत सारी स्पीसीज़ होती है ना, तो उनमें से भारत में जो सबसे ज़्यादा है वो टेट्रिकम एस्टाइवम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, ये क्या है,
एलोहेक्साप्लॉइड है, एलोहेक्साप्लॉइड, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मेंडल के वंशागति के नियम पहले से लागू होते हैं। मेंडल के वंशागति के नियम पहले से लागू होते हैं किसमें, है ना। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें केवल लैंगिक जननीय पौधों में, केवल ऐसे प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो केवल लैंगिक जननीय पौधों में मेंडल के वंशागति नियम पहले से लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षार्थ संकरण है, एक परीक्षार्थ संकरण है। देखिए, एक परीक्षार्थ संकरण क्या है, जिसमें F1 पीढ़ी के पौधों को उनके अप्रभावी जनक से संकरित कराया जाता है। क्या है, जिनमें इसको परीक्षार्थ संकरण मतलब टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, टेस्ट क्रॉस में हमेशा F1 पीढ़ी में जो मिला आपको उसको अप्रभावी रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा देते हैं, उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेट्रोसिस का अर्थ है, हेट्रोसिस का अर्थ है, हेट्रोसिस का अर्थ क्या है। तो हेट्रोसिस का जो अर्थ है वो है हाइब्रिड बिगर, हाइब्रिड बिगर को बोलते हैं हेट्रोसिस। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, देखिए पढ़ते हैं इसको। किसी रोग से पीड़ित एक पुरुष एक सामान्य स्त्री से विवाह करता है। देखिए, कोई पुरुष है और वो किसी रोग से पीड़ित है और सामान्य महिला से उसने विवाह किया, उनके 8 संतानें हुई, जिनमें क्या है 3 पुत्रियां हैं और 5 पुत्र हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। सभी पुत्रियां अपने पिता वाले रोग से पीड़ित हैं, लेकिन पुत्र एक भी पीड़ित नहीं है। देखिए, सारी पुत्रियां क्या हैं, जो पिता को उनके रोग है वो सारी पुत्रियों को हैं, लेकिन पुत्र में एक भी पीड़ित नहीं हुआ। अब देखिए, इस रोग की वंशागति के बारे में आप क्या अनुमान लगाते हैं कि यह किस प्रकार का लक्षण है। देखिए, यह किस प्रकार का लक्षण है, तो ये किस प्रकार का लक्षण होगा, सीधी सीधी बात है कि ये क्या है, लिंग सहलग्न प्रभावी होगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर सेक्स पे ही ये प्रभावी हो रहा है। देखिए, मेल तो सारे मेल को नहीं हुआ ना ये रोग, केवल फीमेल्स को हुआ, तो इसको हम बोलेंगे सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक है, तो सेक्स यानी लिंग सहलग्न प्रभावी ये है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग का क्या आधार है। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत चर्चा में रहता है ना, तो डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग का क्या आधार है। तो इसका जो सही आंसर है वो है रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म का पाया जाना। ये क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार। नेक्स्ट है, H.J. मूलर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था। तो मूलर को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो किसके लिए दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर है कि उन्होंने क्या किया था, आयनकारी किरणों से जीन अपरिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं, तो इस खोज के लिए H.J. मूलर को नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, आनुवंशिक इंजीनियरिंग से बनाए गए जीवाणुओं को निम्न में से किस एक के व्यापारिक उत्पादन के लिए सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ह्यूमन इंसुलिन, तो मानव इंसुलिन को प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71, ट्रांसजेनिक पौधे पैदा होते हैं। देखिए, ट्रांसजेनिक पौधे पैदा होते हैं कैसे, तो सही आंसर हो जाएगा इसका, जब हम क्या करेंगे, लिंग गुणसूत्रों को निकाल देते हैं तो ट्रांसजेनिक पौधे पैदा होते हैं। नेक्स्ट है, रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। तो रिप्रेसर प्रोटीन जो बनता है वो किसके द्वारा बनता है, वो बनता है प्रोमोटर जीन से। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं। देखिए, जो म्यूटेशंस होते हैं, म्यूटेशंस किससे प्रेरित किए जा सकते हैं, तो ये एक्स रेज से भी प्रेरित किए जा सकते हैं, यूवी रेज से भी, नाइट्रस एसिड से भी, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, यह पुष्टि करने के लिए कि 2 उत्परिवर्तन उसी एक फलनीय एकक में स्थित हैं अथवा 2 विभिन्न फलनीय एककों में अंतर करना होता है।
देखिए इसके लिए हम कौन सा क्रॉस करवाएंगे, सीधी सी बात ये पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करवाते हैं, टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण में प्रथम कोडोन हमेशा AUG होता है। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन के समय इस कोडोन की पहचान करने वाला अणु कौन सा है। AUG कोडोन्स की पहचान करने वाला अणु कौन सा है, तो वो जो अणु है वो है एफमेट tRNA, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, मेंडल के द्वारा दिया हुआ बैक क्रॉस पादप जनन को पादप अभिजनक द्वारा प्रयोग किया जाता है, प्लांट ब्रीडर द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है लाभदायक समयुग्मजी लक्षणों के द्वारा एक जाति को सुधारने के लिए। नेक्स्ट है, कोशिका द्रव्य पर नपुंसकता पुष्पी पादपों में प्रदान की जाती है। देखिए कोशिका द्रव्य नर नपुंसकता पुष्पी पादपों में प्रदान की जाती है, किसके द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये होता है मादा युग्मक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कृत्रिम साधनों का उपयोग करके बिना प्रजनन कराए किसी जीवधारी में ऐसे एक या अधिक जीनों को डाल देना जो उसमें सामान्यतः नहीं होते हैं। कृत्रिम साधनों से किसी जीवधारी में ऐसे जीन डाल दे रहे हैं जो उसमें सामान्यतः नहीं होते हैं, या उसमें एक या अधिक जीनों को बाहर निकाल देना किसके अंतर्गत आएगा। अरे किसके अंतर्गत आएगा, ये तो बहुत सही सरल क्वेश्चन हो गया ना। इसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक इंजीनियर, तो आनुवंशिक इंजीनियर्स के अंतर्गत। नेक्स्ट है, प्रथम मियोसिस विभाजन, प्रथम मियोसिस विभाजन के द्वारा जो फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होता है के दौरान युग्मित समजात क्रोमोसोमों के क्रोमेटिडों के बीच आनुवंशिक पदार्थ के विनिमय को क्या कहते हैं। तो यह आनुवंशिक पदार्थों का जो विनिमय होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर उसमें क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थों का विनिमय होता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जिसमें एक अतिरिक्त Y क्रोमोसोम के कारण कुल 47 क्रोमोसोम हो गए हो, किस दशा में पीड़ित हुआ कहा जाता है। मतलब किस दशा में वो पीड़ित है या किस सिंड्रोम से वो पीड़ित है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और हमने ये भी कहा था ये क्या है, एक तरह से लिंग सहलग्न होता है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। तो क्या हो गया, Y क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है इसमें, तो 47 क्रोमोसोम, तो 46 + 1। नेक्स्ट है, किस एक कथन के द्वारा मियोसिस का क्रम विकासीय लाभ सबसे अच्छा स्पष्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी मियोसिस से माइटोसिस में एकांतरण होता रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, मियोसिस से माइटोसिस में एकांतरण होता रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं। वे जीन जो Y क्रोमोसोम के केवल विभेदनी क्षेत्र तक सीमित होते हैं क्या कहलाएंगे। ऐसे क्रोमोसोम जो Y क्रोमोसोम के केवल विभेदनी क्षेत्र तक सीमित रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं होलैंडिक जीन्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, यदि एक रंगांध स्त्री या वर्णांध स्त्री एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष XY से विवाह करती हुए, तो देखिए वर्णांध है और सामान्य दृष्टि वाले मेल का अगर विवाह हो जाए तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, सभी जो पुत्रियां होंगी वो क्या हो जाएंगी, वर्णांध हो जाएंगी। तो सभी पुत्रियां वर्णांध हो जाएंगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ऐसी बेष्टियों के संगमन को जो अपनी समष्टि के औसत की अपेक्षा आपस में अधिक निकटतः संबंधित हों क्या कहते हैं। तो ऐसी बेष्टियों के संगमन को हम क्या कहेंगे, तो ऐसी बेष्टियों के संगमन को हम कहते हैं अंतः प्रजनन। नेक्स्ट है, एक बच्चे का रक्त समूह O है, उसके माता पिता के रक्त समूह कौन से नहीं हो सकते हैं। देखिए एंटीजन, और इसके लिए ये आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं डिस्क्राइब करूँ। तो फिलहाल के लिए मैं सही आंसर प्रैक्टिस के लिए मैं आपको PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AB तथा O जो हैं माता पिता के रक्त समूह नहीं हो सकते हैं अगर बच्चे का क्या है, O ब्लड ग्रुप है। नेक्स्ट है,
आनुवांशिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है परिवर्तन। क्या परिवर्तन होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट में? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है एक पीढ़ी से दूसरी में जीन आवृत्ति का परिवर्तन हो जाता है आनुवांशिक ड्रिफ्ट में। नेक्स्ट, डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए निर्माण में संलग्न क्रिया होती है। देखिए, डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए निर्माण, इसमें संलग्न जो क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? तो ये सरल सा क्वेश्चन है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विपरीत ट्रांसक्रिप्टेज होता है। विपरीत ट्रांसक्रिप्टेज होता है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, आरएनए पर आश्रित डीएनए पॉलीमरेज, इसको हम बोलते हैं अपोजिट ट्रांसक्रिप्टेज। नेक्स्ट है, सन 1992 में औषधि के लिए एडमंड फिशर और एडमंड क्रेब्स को नोबेल पुरस्कार मिला था अपने कार्य के लिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्क्रमणीय फॉस्फोरसीकरण के कारण कोशिकीय प्रक्रियाओं के नियमन पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण के अंतर्गत अमीनो अम्लों के बहुलीकरण में 3 पद सम्मिलित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण में सम्मिलित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुलेखन इसमें सम्मिलित नहीं होता है। अगला प्रश्न, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में गुणसूत्र संख्या बनी रहती है। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जीव करते हैं उनमें गुणसूत्र की संख्या बनी रहती है ना हमेशा। हम देखते हैं कि देखो, पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। वी हैव 46 क्रोमोसोम, और क्या होगा, हमारे बच्चों में 46 होंगे, हमारे पेरेंट्स में 46, तो ये बनी रहती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में। तो इसका रीजन क्या है? तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन द्वारा ये संख्या जो है कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट है, जब 40 क्रोमोसोम 40 गुणसूत्रों युक्त एक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो बनी हुई चारों कोशिकाओं में से प्रत्येक में क्या होंगे 20 गुणसूत्र होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जब मादा मक्का का एक रंजकहीन एल्बिनो मतलब रंजकहीन पौधा सामान्य हरे नर पौधे के साथ क्रॉस कराया जाता है तो आने वाली पीढ़ी में सभी पौधे रंजकहीन का मतलब कलरलेस हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि क्या होता है, माताओं के माध्यम से जो लवक होते हैं उनकी आनुवंशिकता होती है। लवक क्या कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजन माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस में भिन्न होता है। दोनों में क्या अंतर है? कुल मिलाकर अंतर क्या है? क्रिया के प्रारंभ में प्रत्येक गुणसूत्र के द्विगुणन तथा तर्क के ध्रुवों की ओर डुप्लीकेट्स के पृथक्करण में, ये उनमें अंतर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसके बारे में निसंदेह प्रमाण आया था। देखिए, निसंदेह प्रमाण क्या आया था? देखिए क्या था, डिप्लोकोकस न्यूमोनी के खुरदरे आवरण वाले विभेद, इसका स्ट्रेन के चिकने आवरण वाले विभेद के रूपांतरण से इसका निसंदेह प्रमाण आया था कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। देखिए, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की व्याख्या करता है कि लाल बालों तथा फ्रैकिल्स के लिए नॉन एलिलिक जीन्स प्राय साथ साथ क्यों वंशागत होते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लाल बालों तथा फ्रैकिल्स के लिए जीन्स एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब एक लंबे पौधे को छोटे पौधे से क्रॉस कराते हैं और F1 पीढ़ी में उत्पन्न पौधों में स्वपरागण कराते हैं ताकि F2 पीढ़ी में लंबे और छोटे पौधों का अनुपात प्राप्त हो सके, तो F2 अनुपात क्या आएगा? तो F2 अनुपात जो आएगा वो आएगा 3:1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, यदि एक आबादी में एलील बी की आवृत्ति 0.70
है तो एल एल बी की आवृत्ति क्या होगी। देखिए ये तो बहुत आसान हो गया ना, तो ये एल एल बी है और ये एल एल बी है, तो क्या होगा, अगर इसकी 0.70 है तो इसकी क्या होगी, जाहिर सी बात है 0.30 होगी, टोटल क्या होगी 1। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 0.30। नेक्स्ट है त्वचा के रंग की वंशागति एक उदाहरण है। देखिए त्वचा का जो हमारा रंग होता है, स्किन का कलर होता है, वह रंग की वंशागति किस तरह का उदाहरण है, तो ये क्या है, पॉलीजेनिक वंशागति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। और बढ़ते हैं, आखिरी प्रश्न हमारा, एक पीढ़ी से दूसरी में निश्चित रासायनिक और सबसे ऊपर आणविक संगठन वाले एक पदार्थ का रूपांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। यह कथन किसका है। देखिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निश्चित रासायनिक और सबसे ऊपर आणविक संगठन वाले एक पदार्थ का स्थानांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है ऑप्शन नंबर सी बीजमान का स्टेटमेंट है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों हमने टोटल 100 MCQ जेनेटिक्स से रिलेटेड डिस्कस किए। जेनेटिक्स से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं में से बनते हैं। आप लोग इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको इसका PDF जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF डाउनलोड करके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है या आपको लग रहा है कि मैंने आंसर गलत बता दिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कोई भी क्वेश्चन गलत बता दिया हूं तो वो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।